तो हम आपको क्या क्या पढ़ा दिया, हमको तो खुद यो दिमाग से उतर गया कहाँ तक थे हम। वो सोच रहा अपना मोबाइल, इसमें से पानी बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या है, इसको तो डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो सोच रहा है कि इस टाइप का एक लक्षण कोरोना में भी होता है, रेड कंजक्टिवा। चलिए आपको आज बता देते हैं, देखिए आप लोग का बहुत क्लास मिस हो गया है कोरोना की वजह से। उसमें हमें 2 आदमी से इन्फेक्टेड हो गया, मेरा खुद का ड्राइवर का भाई बेचारा डेथ कर गया, ड्राइवर को इन्फेक्टेड हो गया, अगल बगल में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड हो गया। हम जब सोचते थे कि आज ठीक है चेक करा के आते हैं, एक आदमी से मिले तो पता चला वो भी कोरोना है, वो डेथ कर गया। ऐसे 3-4 सीरीज ऑफ पेशेंट से मिल गए, इस वजह से तो क्लासेस बहुत 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 ज़्यादा डिले हो गया। बट आपको डिले का 2 ही रास्ता होता है, या तो आप टाइम से चलिए या तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। आपको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा के जो पिछले 1 महीने से जो गैप था उसको मेंटेन कर दिया। आगे बढ़े, गुड मॉर्निंग, आगे बढ़े बाबू, मिस यू सर बाबू, हम आपको खुद ही मिस कर रहे थे, आपको क्या बताएं, खुद मेरा भी मन नहीं लगता है। अब बताइए बाबू हम आपको क्या क्या पढ़ा दिया, हमको तो खुद यो दिमाग से उतर गया कहाँ तक थे हम। वो सोच रहा अपना मोबाइल को अपडेट किए तो साला फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या मांग रहा है, टर्न ऑन कीजिए, मन करता मोबाइल पटक दे छोटा कहीं का, इसीलिए अपडेट नहीं करते, कोनो चीज को नौटंकी कर रहा है। अब फोन किसको करेंगे हम, फोन नहीं लग रहा है किसी को, 10 मिनट से सुबह परेशान थे कि क्लास लाइव क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको डाइजेशन पढ़ा दिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए थे साहब, ये हमको कंफर्म याद पढ़ा दिए थे। दूसरा आपको रेस्पिरेशन पढ़ा दिए थे आधा, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में भी हमको जहाँ तक ध्यान है ये 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, और दूसरा होता है इंटरनल। हमको जहाँ तक ध्यान है हमने आपको एक्सटर्नल पढ़ा दिया था जो लंग्स के माध्यम से होता है, यानी जो फेफड़े के माध्यम से होता है, फेफड़ा के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। क्या आपको इंटरनल पढ़ाए थे, क्लास दिख नहीं रहा है, इंटरनल पढ़ाना था, हम इसको थोड़ा सा भी रिवाइज करा देंगे, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए आज चलिए स्टार्ट करते हैं ना, आप लोग जुड़ जाइए, जिनका क्लास स्टार्ट नहीं होता बताते नहीं, एक बार बैक हो गया, आप पहले से खोल के बैठे होंगे। 2 दिन बाद मिल सर आपको, देखिए भाऊ हम आपको दोबारा बताते हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, और आज पढ़ाना है आपको इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, वहाँ जहाँ तक हम फेफड़े तक सांस पहुँचाते हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें हम आपको इसके मार्ग बताए थे, अलग अलग रास्ते होते हैं, रेस्पिरेशन के पाथ होते हैं। जैसे ये बताइए, तो आप बताएंगे, अभी बताइए ये बीच वाली नली को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए, रिप्लाई कीजिए, पढ़ा चुके हैं, ये बीच वाली नली को हम क्या कहते हैं, ये जो बीच में सीधे नली आई है उस नली को क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। ट्रेकिया, वेरी गुड, उस नली को हम लोग ट्रेकिया या श्वसन नली के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स कहाँ से कहेंगे बाबू, ट्रेकिया में कहेंगे। आइसोफेगस, देखो इस गधा को, ये आइसोफेगस कह रहा है, तो पाचन तंत्र में होता है आइसोफेगस। रिवाइज करने की जगह आप लोग घर पे चलोगे, आइसोफेगस तो खाना जब खाते हैं तो वो होता है ना आइसोफेगस, तो इसके बगल में ये ट्रेकिया है, ये क्या चीज है, ब्रोंकाई है, ये छोटे छोटे भागों में जाएगा, ये छोटे छोटे भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस, छोटे छोटे भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस। ये गोल गोल गुच्छे का नाम बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, इस गोल गोल गुच्छे को क्या कहते हैं, आंसर चाहिए फटाफट बोलिए, इस गोल गोल गुच्छे को क्या कहते हैं, गुच्छे का नाम क्या है, गुच्छे का नाम बताइए तो, एल्वियली, ठीक है। इसी में हम लोग सांस लेते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स जो होते हैं सब इसके लोब होते हैं, लोब लोब मतलब टुकड़े, कई टुकड़े होते हैं, लंग्स के कई पार्ट होते हैं, चेंबर होते हैं। इधर वाले लंग्स जो होता है, लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है इसके 2 टुकड़े होते हैं, और राइट वाला जो लंग्स होता है इसके 3 टुकड़े होते हैं। इधर में 2, एक्चुअली इधर क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट है, तो हार्ट के लिए भी जगह छोड़ना है, लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है, इधर जगह छोड़ना है, तो इसके 2 ही टुकड़े होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। यहाँ तक सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो मुंह के पास ही 2 भाग हो जाता है, कौन कौन सा, नासा छिद्र और नासा कपाट, ये तो यही हो गया। यहाँ पर भी 2 पार्ट हो जाते हैं, लैरिंग्स और फेरिंग्स, पहले आएगा फेरिंग्स उसके बाद आएगा लैरिंग्स, 2 यहाँ, उसके बाद तो फिगर में ही दिख रहा है, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियली। यहाँ तक सांस लेने वाला चीज हम आपको बता दिए थे या नहीं बताए थे, कंफर्म बताइए, किसी को कोई दिक्कत। अब आप बताइए, सांस जब लेते हैं तो एल्वियली के बाद सांस कहाँ जाता है, सांस जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में एल्वियली आता है, एल्वियली से ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, एल्वियली से ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा भैया बताइए, एल्वियली से ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं उसके बाद चलेंगे क्लास, जितना क्लास छूटा है उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके मैनेज करा दिया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लिया। अभी फिलहाल बताइए, हाँ ब्लड ले जाता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, वेरी गुड, जो हमारा एल्वियली होता है ये एल्वियोली, तो एल्वियोली से लेके जाएगा हमारा ब्लड। और अगर हम एक बात में कहें तो ब्लड में क्या चीज होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है हीमोग्लोबिन, ये कहाँ ले जाके इसे दे देगा, सेल में, और सेल में मेनली किसको दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया तक लास्ट में लेके जाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही मेन काम करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, मेन काम, हीमोग्लोबिन 2 काम करता है, हीमोग्लोबिन 2 काम करता है, इन 2 गैसों का एक्सचेंज करता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली गैसों का एक्सचेंज करता है, शरीर से CO2 को ले आकर किसको दे देता है, एल्वियली को, और एल्वियली से किसे लेके जाता है, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को ये बॉडी में ले जाता है, और बॉडी से क्या लेके आ जाता है, CO2, यानी गैसों का एक्सचेंज करने का काम हमारा ब्लड के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हीमोग्लोबिन 2 बार चेंज होगा, कैसे, जब वो ऑक्सीजन को ले जाएगा तो उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले जा रहा है उसे क्या कहेंगे भैया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा तो उसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 2 तरह के थे, ये बता दिए थे आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर जी इंग्लिश क्लासेस के लिए कर दिए, चलिए ध्यान से देखिए बाबू, अभी 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 कमेंट थोड़ा सा कम कीजिए, हमको दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे, बता रहे हैं ना, थोड़ा सा 1-2 दिन प्रॉब्लम है, तो अभी मेरे बेसिकली आप डाउट्स वाला कमेंट नहीं कीजिए, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड चमकता है हमको। एक और कटोरा आँखिया में से मेरी कीचड़ निकल रहा है, वो खाली दहीना आँखिया में से बाया को कुछ नहीं हुआ है, हो गया, किसी कोई दिक्कत। अब आप बताइए मेरी और ध्यान से देखिए, हम ये इशारा कर रहे हैं, आप बताएंगे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, बताइए, ये हम यहाँ से इशारा कर रहे हैं, ये कौन सा हीमोग्लोबिन आ रहा होगा, बताइए, ये ऑक्सी है या कार्बोक्सी है, जब अभी हम इशारा कर रहे हैं जो, ये कौन सा हीमोग्लोबिन है, फटाफट बताइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जल्दी जल्दी,
चलिए ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, क्योंकि बॉडी पार्ट से लेके आ गया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही तो था हमारा श्वसन का काम। आप बताइएगा, गर्भ हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में, फेफड़े को उठाने में और फेफड़े को नीचे करने में सबसे मेन रोल कौन किसका होता है? फेफड़े को उठाने में और फेफड़े को नीचे करने में किसका रोल होता है सबसे ज्यादा? नीचे एक पार्ट होता है, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। फेफड़े को उठाने में और नीचे करने में सबसे मेन रोल किसका होता है? डायफ्राम। किसका होता है? डायफ्राम का। वेरी गुड। गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम काम नहीं करता क्योंकि उनके पेट में तो बच्चा आ जाता है, वो डायफ्राम नीचे कैसे जाएगा? गर्भवती महिलाओं में कौन काम करता है? प्रेग्नेंट औरतों में डायफ्राम काम नहीं करता है क्योंकि उनके पेट में यूट्रस में बच्चा आ गया रहता है। तो गर्भवती महिलाओं में ये काम कौन करेगा भैया? डायफ्राम की जगह पर रिप्स करता है। वेरी गुड, टिंकू कुमार जी, रिप्स करता है। रिप्स मतलब पसली, ये डायफ्राम नहीं करेगा। हम लोग में तो डायफ्राम करेगा, महिलाओं में भी डायफ्राम ही करता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो काम कौन करेगा भैया? ये लिप्स करता है। हम एक बार में कितनी सांस लेते हैं? फटाफट आंसर देंगे। एक बार में कितने लीटर सांस लेते हैं? एक बार जब हम सांस लेते हैं तो कितने लीटर सांस लेते हैं? कितने लीटर सांस लेते हैं भैया? एक बार में लंग्स में कितने लीटर सांस लेते हैं? 6 लीटर, 600 लीटर? क्या बात कर दी यार, कितना लीटर लेते हैं? 1 लीटर या आधा लीटर? आधा लीटर, हाँ आधा लीटर लेते हैं यार, 500 ml के आसपास एक बार सांस लेते हैं। नॉर्मल ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेते हैं। बताए थे यार, क्या करते हो लोग? 600 लीटर कोई सांस लेगा यार? क्या आदमी हो, हाथी है क्या हो? तो वो टाइडल वॉल्यूम होता है, आधा लीटर सांस लेते हैं। लेकिन ले कितना सकते हैं? मैक्सिमम क्षमता बताइए, मैक्सिमम क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। आधा लीटर तो हम नॉर्मल लेते हैं, आधा लीटर हम नॉर्मल लेते हैं, हाफ लीटर। हाँ, ले कितना ले सकते हैं? 6 लीटर ले सकते हैं। वेरी गुड, मारेंगे तो हम 6 लीटर सांस खींच सकते हैं, ऐसे 6 लीटर ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको भी पता है बाबू कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन ही रहता है। आपको पता है ना, 78% तो ससुरा नाइट्रोजन ही है हवा में, और ऑक्सीजन कितना? 21% है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं ना अगर हम लोग आधा लीटर सांस ले रहे हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन है। इस तरह से समझिए कि अगर हम लोग 1 लीटर सांस ले रहे हैं, 1 लीटर सांस ले रहे हैं, तो उसमें महज 200 ग्राम ऑक्सीजन है। दिखने के लिए सांस हम इतना लेते हैं, काम आता है बस इतना, क्योंकि फेफड़ा उसमें से नाइट्रोजन को फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, सारा चीज फेंकता है, केवल क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। लेकिन मरीज को हम ये ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि मरीज के फेफड़े में इतनी ताकत नहीं रहती है जो छांट छूट करेगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। उसे 99% शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से पहुंचाना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से वह इंसान को प्रति मिनट, हर मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके बारे में हम यूट्यूब पे भी बताए हुए वीडियो, आप इसको जरूर देखिएगा, जिसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर इत्यादि के बारे में बताए, तो बता दिए थे, बता दिए थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, वो एक 4% CO2 का एक्सचेंज होता है, बता तो दिए थे हम। चलिए अब हम आपको बताते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। हवा जो हम सांस लिए हैं, ऑक्सीजन फाइनली कहाँ तक पहुंचा है? फाइनल ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचा है? कोशिका के अंदर। और कोशिका में भी पूछेंगे कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रियम। फाइनल यहीं तक ना पहुंचा है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। आदित्य शंकर जी, आदित्य यादव जी, सर वीडियो अच्छा से नहीं चल रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ से सब सही से जा रहा है। अब हमें कहाँ देखना भैया कि ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच गया है। तो 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक जो फेफड़े में होता है इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा हो गया जो फेफड़े के एल्वियोली, फिर ब्लड, हीमोग्लोबिन, सेल में पहुंच गया, तो दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का? 2 टाइप। जो फेफड़े में होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो कोशिकाओं में होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपसे 2 तरह से सवाल पूछ सकता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, बाह्य श्वसन कहाँ होता है? फेफड़े में। बाह्य श्वसन कहाँ होगा? फेफड़े में। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, तो आंतरिक श्वसन जब भी होगा तो कोशिकाओं में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया मत बोल दीजिएगा, आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। वो 2 जगह होता है कोशिका में, एक जीव द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आंतरिक श्वसन हम आपको नहीं पढ़ाए थे, आंतरिक श्वसन हम पढ़ाना चालू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलिएगा, ठीक है? आपसे कहेगा कि आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, आप सीधा बोलिएगा कोशिका में, ठीक है? आंतरिक श्वसन कहाँ होगा? कोशिका में। बोलिए बाबू, किसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम आगे इंटरनल रेस्पिरेशन चले, आंतरिक श्वसन चले। किसी को बताइए, किसी को अगर दिक्कत है आंतरिक श्वसन में तो बोलिए, किसी को दिक्कत? कौन कर रहे हैं? सोनू पंडित। ये सब वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, आप जाके सोइए, 2 घंटा बाद आपको रिकॉर्डेड चला जाएगा, आप उसको रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, जैसे मन वैसे देखिएगा। अरे भाई बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ये कौन कह रहे भाई इंग्लिश क्लासेस? यार आगे बढ़ने को बोलो तब तो आगे बढ़े। चलिए अब हम इंटरनल रेस्पिरेशन चालू करते हैं। बताइए वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? सेल में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलेंगे, सेल में बोलेंगे। ये थोड़ा सा टफ होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन थोड़ा सा टफ होता है, समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसे कह देंगे हम लोग एक्सटर्नल, और दूसरा हो गया इंटरनल।
इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन कहते हैं, या इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों इसी का नाम है, क्योंकि ये कहां पर होता है? कोशिका में होता है। क्या होता है? कोशिका में होता है, इसलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? तो ध्यान से समझिएगा, ये सांस नहीं देता है, बल्कि हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्वेश्चन आएगा कि हमें काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, ये एक्सटर्नल श्वसन से मिलती है या इंटरनल श्वसन से? तो काम करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो इंटरनल श्वसन से ही मिलती है। एक्सटर्नल श्वसन से हम केवल सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। आप बताइए, कोरोना मरीज का इंटरनल श्वसन खराब होता है या एक्सटर्नल श्वसन? कोरोना पेशेंट का कौन सा श्वसन, कौन सा रेस्पिरेशन सबसे हाईली इन्फेक्टेड होता है? कोरोना पेशेंट का कौन सा श्वसन सबसे ज्यादा खराब होता है? ये कौन है बबुआ? नीतीश कुमार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश बैच सर, इंग्लिश बैच सर। आप बाबू बस कीजिए, हो गया। इंटरनल नहीं खराब होता है, इंटरनल नहीं खराब होता है। देखो भैया, कोरोना मरीज का इंटरनल श्वसन ठीक रहता है, उसका एक्सटर्नल फेफड़े इतना भर जाता है कि उसके फेफड़े से इंटरनल पहुंच ही नहीं पाता है। मेन डिफेक्टेड होता है उसका क्या चीज? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसका फेफड़ा, लंग्स खराब हो जाता है। आप देखें किसी का भी क्या एक्सटर्नल खराब होता है, इंटरनल नहीं होता, इंटरनल नहीं होता है कोरोना मरीज का। कोरोना मरीज में ये एलवीएली वगैरह वगैरह, इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है? टूटने लगती हैं। ये एलवीएली खत्म होने लगता है। एलवीएली क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। कोरोना वायरस इसको पूरी तरह से जाम कर देता है, पूरी तरह से। अब लोग भैया सांस लेते थे कहां पर? एलवीएली में, उसमें जगह ही नहीं बचा। सांस खींचेंगे जगह नहीं करेगा, ऐसे खींचते रहिएगा, फेफड़ा में जगह ही नहीं है, थोड़ा भी जगह नहीं है, आपका काम खत्म वहां पे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बहुत हाईली इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना में। अभी बच के रहिएगा। आप लोग को हम कौन सा डेट दिए हैं कोरोना से बचने के? पूरे इंडिया को हम बोले हैं एक बात कि कोरोना कब तक डाउन होगा, आपको आइडिया है? आपको हम बताए हुए, देखते कितने लोग पूरा सीरियस सुनता है सब। कोरोना के डाउन होने की हम एक बात बताए हुए, 15 से कितना तारीख तक? अरे हम 2 डेट लिए होंगे ना बीच का, 15 से 20 मई। हाँ, 15 तारीख से 20 मई, यही डेट लिया ना। आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है जी? 11 है ना। हम आज के डेट में बताते हैं, आज सुबह सुबह हम आपको बताते हैं आज कोरोना के मरीज कितने मिलेंगे। ये देखिए, आज 11 मई है ना, हम सुबह सुबह आपको बता देते हैं। आज मरीज मिलेंगे 2,95,000। इसी के राउंड ऑफ फिगर आज मरीज मिलेंगे आज शाम तक। आप इस आंकड़ा को देखिएगा, हम सुबह सुबह आपको बता रहे हैं 2,95,000 के आसपास आज केस मिलेंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा मई के महीने में जब हम लोग 2 लाख के फिगर में आ जाएंगे। 11 तारीख हम सुबह सुबह बता दिए, आज पूरे दिन भर का आंकड़ा। 20 मई तक तो हम लोग लाख के अंडर आ जाएंगे। यहां तक में हम लोग कहां आ जाएंगे? अंडर 1 लाख आ जाएंगे। 20 मई को हम लोग 1 लाख के अंदर आ जाएंगे। हाँ बाबू, ऑल इंडिया कह रहे हैं हम। आज के दिन में 2,95,000 के केस में आएंगे। जो 4 लाख जा रहा था आज के डेट में आ जाएगा, ठीक है? अरे वो कल का डाटा है, आज जो डाटा बताएंगे, आज 11 तारीख है ना। कल था आपका 3,26,000, 3,26,000 कल था। आज घटेगा लगभग 35,000, तो वही 2 लाख समथिंग हजार आ जाएगा पर डे। ये कोरोना घटेगा नीचे 30 से 35,000 पर डे, ठीक है? इसलिए बच के रहिएगा। आप बहुत 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 रिसर्च करने के बाद हमको ये डेट, इस डेट पर आए। आप देखे होंगे भारत सरकार भी डेट नहीं देती होगी, एक हम ही हैं जो सोच डेट दे रहे हैं। अगर डेट ना होगा तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। सर सोनू निगम आपको आई लव यू बोले, हम भी उनको आई लव यू बोलते हैं भाई। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि वो भी हमको जानेंगे। एक्चुअली उनका गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका राग। एक मेरा राग है ससुरा, कोनो काम का नहीं। बहुत खराब मेरा राग है, उनका राग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इंसान है सोनू निगम, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई गलत भावना नहीं। चलो बाबू अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनल श्वसन को। ये कहाँ होगा? तो भैया ये होगा सेल के अंदर। कहाँ होगा? सेल के अंदर। और स्पेशली सेल के अंदर कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? चलो भैया यहाँ देखो, इंटरनल श्वसन भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। आपसे पूछेगा इंटरनल श्वसन कितने टाइप का? 2 टाइप। एक होगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, एनारोबिक, एरोबिक, एरोबिक उसमें ऑक्सीजन होता है, एरोबिक, अनऑक्सी, अनऑक्सी। एक होगा ऑक्सी, ऑक्सी श्वसन। आपको भी पता है कि इसमें ऑक्सीजन जो है रहता है और इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिका में श्वसन जो होता है उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन 2 टाइप के होते हैं। आंतरिक श्वसन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। समझा गया? आंतरिक श्वसन बताएंगे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। आपसे एक एक स्टेप पूछते जाते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बाबू। इंटरनल श्वसन जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, इसी में आपको पढ़ना है क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है, एटीपी गेन क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। समझ में अभी नहीं आएगा इसको। सबसे पहले आप आंसर देते चलिए मेरे एक एक छोटे छोटे सवाल का। फटाफट बताएंगे कि कोशिकीय श्वसन होता कहाँ है? जल्दी बताइए, कोशिकीय श्वसन होता कहाँ है? रेलवे स्पेशल साइंस चालू कर देंगे, चलिए अलाउ कर देंगे, उसका डेट बढ़ा देंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे कोशिकीय श्वसन होता कहाँ है? अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जवाब देते हो यार? 20 बार मना किए हैं कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में मत बोलना। अभी कई बार समझाएं, माइटोकॉन्ड्रिया मत बोलना, सेल बोलना।
माइटोकॉन्ड्रिया भर दिया सब कमेंट में, नहीं बोलना है बबुआ। सेल में, हाँ सेल में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेल में होगा। चलिए, सेल में दो तरह का श्वसन होगा, एक होता है एनारोबिक, एनारोबिक एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एक होता है एरोबिक। एरोबिक में हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो जो हमारा इंटरनल श्वसन है वो दो टाइप का जाएगा। एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसलिए अनऑक्सी कहते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। सीबीएसई वाला इसे एनारोबिक कहता है। और इसमें एक होता है ऑक्सीजन की जरूरत यानी एयर की जरूरत है, इसलिए इसे एरोबिक कहते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के दो, इंटरनल रेस्पिरेशन होता कहाँ है? तो कोशिका में। ध्यान से सुनिए आप कमेंट में, होता कहाँ है? तो कोशिका में। कितने टाइप से होता है? तो दो टाइप से। एक ससुरा को ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसलिए इसे अनऑक्सी एनारोबिक कहते हैं, एक ससुरा को ऑक्सीजन चाहिए उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन। एनारोबिक जो होता है अनऑक्सी श्वसन, ये होता है आपका कोशिका द्रव में। इसमें कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। आप बताइए कोशिका द्रव कहाँ होता है? कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और दूसरा हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा कि कोशिका के किस पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा, ऑक्सी श्वसन होगा? ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको खाली जगह भरना है। कोशिका चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, आप बताइए कोशिका का वह कौन सा हिस्सा होगा जहां पर आपका ऑक्सी श्वसन होता होगा? फटाफट बताइएगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं आप बता देंगे। कोशिका के अंदर होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के दो हिस्से, जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो होता है, वो उसे अनऑक्सी कहते हैं, जो होता है कोशिका द्रव में। एक को ऑक्सीजन चाहिए, वो कोशिका के किस अंग में होगा? ऑक्सीजन को चाहिए कोशिका के किस अंग में? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा बताओ बबुआ, अभी 5 मिनट पहले हम आपसे एक सवाल पूछे थे कि बाबू ये बताओ कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? अभी थोड़ा देर पहले पूछे थे इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा मत लिखो यार, MITO लिख दोगे तो समझ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इतना बड़ा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? शॉर्टकट में लिखते चले, क्योंकि टॉपिक पता है हमको भी समझ में आ जाएगा, हाँ आप क्या लिखे हैं आप, ठीक है? उतना नहीं ध्यान दीजिए। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पूछे थे? इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो हम उन लड़कों को डांटे थे जिन्होंने कह दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आप बताइए कि अगर कोई लड़का कहता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन, कौन सा इंटरनल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका मतलब उसको नॉलेज कम है, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, अनऑक्सी और ऑक्सी। तो अगर कोई कहेगा इंटरनल रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उसको किस चीज का नॉलेज है? केवल ऑक्सी श्वसन का नॉलेज है, अनऑक्सी का नॉलेज नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सेल होना चाहिए। सर मैंने कल ही बैच परचेज किया है, 24 मार्च के बाद क्लास नहीं हुआ। नहीं बाबू, 24 मार्च के बाद कोई क्लास नहीं हुआ है, हम इन्फेक्टेड हो गए थे कोरोना वालों के बीच में। घूमते 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 एक बेचारा क्लास का स्टूडेंट था, बेचारा मेरे सामने उसका डेथ हुआ। मेरा मतलब 10 दिन तक कुछ मूडे नहीं किया। आप देखे होंगे अप्रैल में जो वीडियोस आए होंगे यूट्यूब पे ना, 20-20 दिन गैप करके आए होंगे। मतलब वो बेचारा पटना में आया था, उसके मम्मी पापा भी लेके आए थे उसको, उसको सीरियस बहुत हो गया था। तो उसको लास्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर, सब चीज़ लेके गए वहाँ। लास्ट दिन वो क्या बोला हमसे, हम जब ऐसे तो डॉक्टर वगैरह को मिलते थे, उस दिन हम गए उससे मिलने तो बेचारा दूर से ही कह रहा है सर पास मत आइएगा, आपको भी हो जाएगा। ये उसका लास्ट वर्ड था। उसके मतलब मुश्किल से 3 या 4 घंटे बाद बेचारा डेथ कर गया। मेरा 10-15 दिन तक मतलब ना मतलब पढ़ाई से एकदम एलर्जी हो गया था। मतलब जब देखते थे तो अजीब लगता था यार, कम से कम ये दिन के लिए तो हम सपने में ही नहीं सोचे थे मेरे सामने स्टूडेंट की डेथ हुई। इसलिए तो थोड़ा सा मतलब बताते ना, उब गए थे हम। इतना अपने जान पहचान वाले लोग को, पटना में तो डॉक्टर लोग हमको फोन कर रहा था, इसलिए मतलब क्या बताएं कि सर हमको मेरा बहुत जान पहचान का, इसको कहीं बेड दिला। हम कहे भाई आप लोग से ज़्यादा पहुँच थोड़ी है मेरा मेडिकल में। हम कहते नहीं सर, आपका बतिया का अलग बात, क्या बताएं यार आप। इसीलिए नहीं क्लास ले रहे थे यार। मेरे साथ क्या, आपके साथ भी ऐसा होगा ना, आपको समझ मतलब कभी कभी अजीब लगने लगा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एहसास हुआ कि हमको, हम कई बार क्लास लेने आए, स्टार्ट किए, साला स्लाइड बना दिए, उसके बाद रहने दिए, नहीं पढ़ा रहा। ऐसा कई बार हुआ यार। अपनी गाड़ी से सोचिए, इस टीचर के लिए इससे खराब दिन क्या हो सकता है कि उसकी गाड़ी में उसके स्टूडेंट की लाश जाए। इससे खराब दिन एक टीचर के लिए दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिसको हम पढ़ाए थे उसका रिजल्ट हो गया था, मेरिट का इंतजार कर रहा था, 2-3 चीज में रिजल्ट हुआ। बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा, वो कहता था कि सर मेरा रिजल्ट का नहीं होता। उसको बोलते थे एक के बार होगा तो 3-4 में होगा, टेंशन मत ले। बड़ा खुश था बेचारा। लेकिन कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत निर्दयी। खैर छोड़िए ये सब बात, मूड पे आएगा फिर क्लास लेने का मन है। देखो भाई यहाँ ध्यान से समझिए, अब हम आगे बढ़े। अनऑक्सी श्वसन जो होता है वो जीव द्रव्य में होता है। ये जीव द्रव्य है, इसमें कौन सा श्वसन होगा? अनऑक्सी श्वसन। चलो भाई देखो यहाँ ध्यान से। हाँ यार अब क्लास रेगुलर हो गया यार, बहुत बहुत बहुत। चलो ध्यान दो यार। तुमको पता होगा हम अपने आंख के सामने लगभग 30 से 40 लोगों को मरते देखे, इस वजह से क्लास लेने का मन नहीं किया। वो भी जानने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। चलो यहाँ देखो, जीव द्रव्य में श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हम लोग जो खाना खाते हैं, इधर देखो ध्यान सब लोग, हम लोग जो खाना खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाएंगे, एट लास्ट उसको पाचन तंत्र उसे पचाएगा, मुंह से ले जाके पेट में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्स सब चीज मिला उला के पचा के फाइनली उसे क्या बना देगा? आप बताइए। पाचन जब होता है तो फाइनली उसे क्या बनाया जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्या बनेगा? फाइनली वो क्या बनता है? पाचन का मेन मतलब क्या होता है? वो किसी भी चीज को किस में तोड़ देता है? ऑप्शन देते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। किस में तोड़ेगा? किस में तोड़ेगा?
ग्लूकोज में तोड़ेगा, वेरी गुड, ग्लूकोज में तोड़ेगा। किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? पेट में रहता है। अब बताइए ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? जो ऐसे तोड़ता है तो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? कहीं ना कहीं तो होगा ना, ग्लूकोज जाएगा कहाँ? वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? वो ग्लूकोज चला जाता है हमारी सेल के अंदर। कहाँ चला जाता है? सेल के अंदर, क्योंकि खाना तो पेट में पच गया, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब की है। अब बताइए खाने का एब्जॉर्प्शन, खाने का एब्जॉर्प्शन, देखिए पाचन जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो बड़ी आंत करती है, खाने का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में पाई जाने वाली विलाई, आपको पढ़ाए थे एक उंगली जैसी संरचना, तो विलाई वो इसे चूस लेता है और किसे दे देता है? कोशिकाओं में। तो भोजन में खाया गया ग्लूकोज फाइनली कहाँ पहुंच जाता है? कोशिकाओं में, सेल में पहुंच जाता है। और सेल के कहाँ पहुंचता है? सेल के अंदर जो लिक्विड है इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। किसमें? कोशिका द्रव में। तो इस कोशिका द्रव में क्या होता है बबुआ? ग्लूकोज। इस कोशिका द्रव में क्या हो गया? ग्लूकोज। कौन सा क्या हो गया? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे काम में नहीं आ सकता है, इसमें हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे हम आपको पेंसिल दे देते हैं, कलम, पेंसिल, बचपन में पेंसिल, और कहेंगे कि लो पेंसिल लिख लो, नहीं लिख सकते। उस पेंसिल के लिए आपको चाहिए एक कटर। उस कटर में इस पेंसिल को भोंक देंगे, अब भोंकने के बाद 4 बार रगड़ेंगे तो उसका फांक निकल जाएगा, इसे चोक ठोड़ निकल जाएगा। तो उस पेंसिल के ठोड़ से आप लिखते हैं, डायरेक्ट पेंसिल से तो नहीं लिख सकते, उसको कटर में डाल के उसको सेरना पड़ता है। उसको सेर सेर के, चाहे वो पत्ती ब्लेड से सेरिए, दीवार पर रगड़ के सेरिए, कटर में सेरिए, उसका भोंका निकाल के थूथू निकालेंगे, तब उससे लिखेंगे आप। डायरेक्ट तो कलम पेंसिल से नहीं लिख सकते। उसी तरह से डायरेक्ट ये वाला ग्लूकोज हमारे काम नहीं आता है। ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम में नहीं आएगा, इसे तोड़ ताड़ के थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर काम आएगा। तो आप बताइए, जो हमारा कोशिका द्रव है इसमें जो ऑक्सीजन ग्लूकोज आया है, ये हमारे शरीर ने बनाया है कि हम भोजन से खाएं? कंफर्म पता है इसे हमने इसे भोजन से खाया। अब इस ग्लूकोज को हमें तोड़ना है, इस ग्लूकोज को हमें तोड़ना है। इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना है। तोड़ने के लिए भी ससुरा एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी तो आप तोड़ नहीं सकते। इसे तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तोड़ने के लिए क्या चाहिए बउआ? एनर्जी चाहिए। वेरी गुड, चलिए ध्यान से, एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी के लिए हमारा कोशिका द्रव एनर्जी बनाता है 4 एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। आपको पता है कि यदि 38 एटीपी जोड़ दें तो ये ग्लूकोज मिल जाता है। यानी ग्लूकोज में ज्यादा एनर्जी और एटीपी में कम एनर्जी, क्योंकि एक एटीपी ग्लूकोज नहीं बन सकता है जब तक हम इसे 38 एटीपी न बना दे। तो आप बताएंगे कि एटीपी में ज्यादा एनर्जी की ग्लूकोज में, तो कंफर्म पता है कि ग्लूकोज में, क्योंकि एक ग्लूकोज के अंदर ऐसे ऐसे 38 एटीपी बनते हैं। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, कहाँ के ग्लूकोज को तोड़ने के लिए? तो जो जीव द्रव्य में ग्लूकोज है, जो हमारे खाने और पाचन के बाद आया है, उसे तोड़ने के लिए शरीर में एटीपी का निर्माण होता है। और कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। और इसके बाद चालू होता है ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया। तो बताइए आप, हम आपसे पूछते हैं, तोड़ने की क्रिया को सिंथेसिस कहते हैं या लाइसिस कहते हैं? यानी ग्लूकोज सिंथेसिस कहेंगे या ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे? तो सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। तो यहाँ कोई चीज बन नहीं रहा है, बल्कि भोजन से बना हुआ ग्लूकोज को तोड़ना है, इसलिए इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। अब आप बताइए, ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, और इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए कितने एटीपी बने हैं? 4 एटीपी बने हैं। क्या कितने एटीपी बने हैं? 4 एटीपी। अब बताइए ये 4 एटीपी क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। क्या करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज टूट जाएगा। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुविक अम्ल में, पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज किसमें टूटता है? पाइरुविक एसिड में। ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पाइरुविक एसिड। किसमें टूटता है? पाइरुविक एसिड में टूटता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस क्रिया को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन। अब आप बताओ बबुआ, क्या अनऑक्सी श्वसन के लिए, अनऑक्सी श्वसन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कि जीव द्रव्य में? तो आप कहेंगे जीव द्रव्य में होता है। अनऑक्सी श्वसन के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? तो नहीं जरूरत है। अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज को जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है? तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह ग्लूकोज कहां से आया है? तो हमारे भोजन से पचने के बाद यह ग्लूकोज कोशिकाओं में आ गया है। ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमारा शरीर कितने एटीपी को बनाया था? तो 4 एटीपी को बनाया था। कितने एटीपी बनाया था बबुआ? 4 एटीपी बनाया था। क्या हो गया बबुआ? 4 एटीपी बनाया था। ध्यान से समझिएगा, 4 एटीपी। लेकिन ग्लूकोज कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में। ग्लूकोज को 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 2 पाइरुविक एसिड निकलते हैं। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 2 पाइरुविक एसिड निकलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक ग्लूकोज को तोड़ने पे कितने पाइरुविक एसिड निकलते हैं? 2 पाइरुविक एसिड निकलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कंप्लीट हो गया ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में चारों के चारों एटीपी खर्च नहीं हो पाते हैं, केवल 2 एटीपी ही खर्च हो पाता है। कितने एटीपी खर्च हो पाते हैं? 2 एटीपी खर्च हो पाते हैं। कितने एटीपी खर्च होंगे? 2 एटीपी। और इसी के साथ आपका अनऑक्सी श्वसन कंप्लीट हो जाता है। अब यह श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम एरोबिक यानी ऑक्सी श्वसन कहते हैं। उससे पहले आपको यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेडी हैं? हम आपसे कुछ सवाल पूछें? हिस्ट्री क्लास आज हिस्ट्री नहीं होगा, आज मैप होगा, क्योंकि उसका बैच लगाना पड़ेगा। काफी दिन से बंद है तो उसमें हर चीज को अपडेट करना पड़ता है, तो लेगा नहीं इतना जल्दी। हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, हिस्ट्री नहीं होगा, कल से हो जाएगा। कल से टोटली बैच होगा, मैप होगा, हिस्ट्री गैप करके फिर मैप होगा, फिर ज्योग्राफी तक में देखेंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब आपका बैच स्टार्ट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रॉब्लम है बस आज भर, कल से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ मैप बैच होगा, मैप बैच होगा। चलिए मेरी ओर देखिए ध्यान से, फटाफट क्वेश्चन बताइए। मेरी ओर देखिए, फटाफट क्वेश्चन बताइए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बाह्य श्वसन कहाँ होता है?
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फटाफट क्वेश्चन बताइए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हाँ, लंग्स में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? फटाफट आंसर दीजिए, 2 मिनट नहीं लगना चाहिए, एकदम फटाफट आंसर। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया या सेल में? इंटरनल रेस्पिरेशन सेल में, वेरी गुड। इंटरनल रेस्पिरेशन से हम सांस लेते हैं या एनर्जी मिलती है? इंटरनल रेस्पिरेशन का मेन काम सांस लेना है या एनर्जी बनाना है? सांस लेना है या एनर्जी? एनर्जी, वेरी गुड, एनर्जी बनाना है। इंटरनल रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है अनऑक्सी, एक का नाम होता है ऑक्सी। अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? बताइए फटाफट, अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? एनारोबिक कहाँ होगा? अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव्य, हाँ, साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा? ऑक्सी। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वेरी गुड। चलिए, मान लीजिए भैया आपकी बात, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मान लिया, आगे बढ़े, चलिए फटाफट बताइए। अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज हमें जो भोजन से मिला है उसे तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इसे तोड़ने के लिए, इसे ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो वो कौन सा एसिड बनता है? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कौन सा एसिड बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज टूटता है तो कौन सा एसिड बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज टूटता है तो कौन सा? पायरुविक एसिड। हाँ, स्पेलिंग गलती रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई मतलब नहीं बनता इसको, स्पेलिंग को गोली मारो, स्पेलिंग और राइटिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ने वाला अपने पढ़ लेगा। हाँ, पायरुविक एसिड बनता है। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? कितने पायरुविक एसिड बबुआ? 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एटीपी कितने बनते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एटीपी कितने बनते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एटीपी कितने बनते हैं? 4 एटीपी। कितने एटीपी खर्च होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी खर्च होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी तो बनता है, लेकिन खर्च कितना होता है? 2 एटीपी। कितने एटीपी? 2 एटीपी। हमारे पास कितना एटीपी बच गया? हमारे पास कितना एटीपी बच गया? फटाफट आंसर, आंसर दीजिए फटाफट। 2 एटीपी। हमारे पास कितना एटीपी बच गया? 2। हमारे पास कितना एटीपी बच गया? 2। भैया 4 था, 2 खर्चा हो गया, बचा कितना? 2। तो इसे हम कहते हैं एटीपी लाभ, एटीपी गेन। एटीपी गेन फायदा हो गया ना। हम आपको कहे कि लीजिए 4 रुपया में सामान लेते आइएगा, उस सामान में 2 रुपया में मिल जाए, तो आपको फायदा हो गया कि नहीं? 2 रुपया। एटीपी गेन कितना हुआ? 2 ठोका। क्योंकि कोशिका को क्या पता खर्चा कितना हुआ, उसने 4 को एटीपी बनाया, कहा जाके ग्लूकोज को तोड़ देना, इसे सूरत 2 एटीपी मिलकर ग्लूकोज को तोड़ दिया पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड बच गया, तो एटीपी गेन कितना हो गया? 2 ठोका हो गया। अब चलते हैं ऑक्सी श्वसन में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से समझिए, ये एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया है। एम फॉर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताओ बाबू, जब यह अनऑक्सी श्वसन था तो बाहर में क्या चीज उपस्थित था? ग्लूकोज उपस्थित था, और यह ग्लूकोज भोजन के फलस्वरूप आया था। लेकिन जब अनऑक्सी श्वसन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। आप बताइए, हम बाहर क्या लिख दें? बाहर हम ग्लूकोज लिखें या फिर हम पायरुविक एसिड लिखें? अभी जो बाहर का कोशिका द्रव है, इसमें ग्लूकोज बचा हुआ है या पायरुविक एसिड बचा हुआ है? आप बताइए, इसमें ग्लूकोज बचा हुआ है या पायरुविक एसिड बचा हुआ है? फटाफट बताइए, ग्लूकोज या पायरुविक एसिड? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाले में ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज बचा है या पायरुविक एसिड? ग्लूकोज बचा है या पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड। अरे ग्लूकोज कहाँ बचा हुआ है? हाँ, पायरुविक एसिड बचा हुआ। तो यहाँ हम लिख देते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है भैया? पायरुविक एसिड बचा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे सवाल पूछते हैं, अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, लेकिन ऑक्सी श्वसन में हम ग्लूकोज को नहीं, पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं। तो ध्यान से समझिए, एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। जब आप एक पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे तो उसमें से कितने एटीपी निकलेंगे? 18 एटीपी निकलेंगे। कितने एटीपी? 18 एटीपी। तो बताइए, एक पायरुविक एसिड के तोड़ने से 18 एटीपी। यहाँ टोटल कितने पायरुविक एसिड है? 2 पायरुविक एसिड है, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने भाग में ग्लूकोज कितने भाग में टूटता है? पायरुविक एसिड के 2 टुकड़ों में। एक टुकड़े से 18 एटीपी निकला, तो उसी तरह दूसरे टुकड़े से भी कितने एटीपी निकलेंगे? 18 एटीपी निकलेंगे। कितने एटीपी? 18 एटीपी निकलेंगे। कौन सा? कितने एटीपी? 18 एटीपी निकलेंगे। टोटल कितने एटीपी हो गए? 36 एटीपी। कितने एटीपी? 36 एटीपी। कितने एटीपी हो गए? 36 एटीपी। फटाफट बताइए, कितने एटीपी बाबू? 36 एटीपी। क्या 36 एटीपी से हमें ऊर्जा मिल जाएगी? क्या 36 एटीपी से हमें ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हमको कितने एटीपी चाहिए?
हमें कितने एटीपी चाहिए? हमें तो 38 एटीपी चाहिए ताकि एक बढ़िया वाला ग्लूकोज बन जाए। देखिए यहाँ भी ग्लूकोज है, लेकिन ये ससुरा वह वाला ग्लूकोज है जो खाना में खाए हैं, इससे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इस ससुरा को तूर के ग्लाइकोलाइसिस किए, इसमें से पायरुविक एसिड निकाले हैं, फिर ये गया है माइटोकांडिया में। कहाँ गया है? माइटोकांडिया में। अब माइटोकांडिया किसको थूरेगा? माइटोकांडिया किसको थूरेगा? ये थूरेगा पायरुविक एसिड को। अब थूर के 18 36 एटीपी निकालेगा, लेकिन ऊर्जा बनाने के लिए 38 एटीपी चाहिए। 2 एटीपी घट रहा है। आप बताइए ये 2 एटीपी कहां से आएगा? 2 एटीपी घट रहा है, ये 2 एटीपी कहां से आएगा? क्योंकि इसे चाहिए रहेगा 38 एटीपी, ताकि यह 38 एटीपी को जोड़कर एक ग्लूकोज बढ़िया वाला बना सके, न कि ये जो भोजन में खाए हैं ये वाला बना सके। बताइए ये 2 एटीपी कहां से लाएगा? ये 2 एटीपी कहां से लाएगा? हाँ कह रहा है सर बचल तो था, दे एटीपी गेन उठो। वेरी गुड, दूगो तो बच गया था ना, यहाँ पे बच गया था कि नहीं बच गया था? तो ये एटीपी गेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 2 एटीपी जो गेन हुआ था। गेन मतलब समझते हैं लाभ। जो एटीपी गेन था, 2 एटीपी गेन लाभ, इसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 18 एटीपी। 18 एटीपी, और यही 18 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज। और इस एक ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊर्जा मिलती है। तो आंतरिक श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, देख रहे हैं? मैं सोच रहा है ना फेफड़ा है, ना एलवीएली है, ना कुछ है, ना कुछ है, ऊर्जा मिल गया। देखिए ये भी ग्लूकोज बना है और यहाँ भी ग्लूकोज बना है। आप कहेंगे सोच रहे ग्लूकोज को तोड़ के फिर ग्लूकोज बना दिया। बतिया वही है, पेंसिल को जब तक छील के उसका ठोड़ ना निकालेंगे लिख नहीं सकता है। उसी तरह जो खाना में हम ग्लूकोज खाएं वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता है, उसे वापस ये सब बना के इधर ले जाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अच्छा 18 लिख दिए यार। चलिए आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप बातों को समझते हैं, गलती से सर लिख देते हैं इसे कभी। आप समझदार हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे विद्यार्थी समझदार हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गलती चलता है कि नहीं? समझ में आ गया? अब हम सवाल पूछेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल में। किसी को सवाल में कोई दिक्कत है? 18 लिख दिया था, गलती हो गया यार। अरे यार तुम लोग ध्यान से जाओ, कभी कभी गलती हो जाता है, बुढ़ौती में उम्र इतना नहीं रहता है। हो गया? यूट्यूब पर भी गलत लिख दिए थे, हो जाता है यार, गलत लिख देते हैं, कभी कभी हो जाता है। जानते हो गलती उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। जितना कुछ कीजिएगा कुछ ना कुछ गलती होगा। बबुआ कोशिकीय श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में होता है। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में होता है। आंतरिक श्वसन कितने भाग? 2 भाग, अनऑक्सी और ऑक्सी। अनऑक्सी और ऑक्सी, अनऑक्सी और ऑक्सी। अनऑक्सी को इंग्लिश में एनारोबिक, ऑक्सी को एरोबिक। इसमें एयर रहता है तो एरोबिक, इसमें एयर नहीं रहता है तो एनारोबिक। एनारोबिक में एयर है तो एरोबिक, एनारोबिक। सवाल पूछते देखते कितना लोग बता सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ऑक्सी श्वसन में होती है कि अनऑक्सी में होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज ऑकर इन एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अनऑक्सी में होती है कि ऑक्सी में होती है? फटाफट, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किस में होती है? हाँ अनऑक्सी में होती है। वेरी गुड, अनऑक्सी में होती है, अनऑक्सी में होती है। पायरुविक एसिड को तोड़ने की क्रिया किस में होती है? पायरुविक एसिड को तोड़ने की क्रिया किस में होती है? ऑक्सी में कि अनऑक्सी में? पायरुविक एसिड को तोड़ने की प्रक्रिया किस में होती है? पायरुविक एसिड को तोड़ने की प्रक्रिया किस में होती है? हाँ पायरुविक एसिड को तोड़ने की क्रिया ऑक्सी में होती है। वेरी गुड, ऑक्सी में होती है, ऑक्सी में होती है। चलिए बताता हूं। देखो बाबू, ये इतना एक साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? EMP पाथवे। EMP पाथवे, 3 ठो वैज्ञानिक थे सब, तीनों के नाम का पहला अक्षर 1 2 3। इसका नाम नहीं याद रखेंगे, तीनों वैज्ञानिक का नाम याद करके क्या करेंगे? बताइए, वो नहीं करेंगे हम। तीनों वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस की खोज किसने किया था? 3 वैज्ञानिकों ने किया था। इन तीनों का नाम नहीं पूछेगा, 3 वैज्ञानिकों ने किया था। उन तीनों के नाम के पहले अक्षर को जोड़कर इस पूरे प्रोसेस का नाम रखते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे। तो समझिए क्या है, क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो आप बोल सकते हैं कोशिका द्रव में। पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो अनऑक्सी श्वसन में। पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए कितने एटीपी बनते हैं? तो 4। खर्च कितने होते हैं? 2। लाभ कितने हो जाते हैं? 2 ठोका। दूसरा पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो EMP पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिलता है? तो पायरुविक एसिड होता है। अब इधर आते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप बताइए कि इस पूरे प्रोसेस को किसने खोजा था? इस पूरे प्रोसेस को किसने खोजा? इस 3 वैज्ञानिक मिला था, तो EMP पाथवे, इसको किसने खोजा था? फटाफट बोलेंगे इसका नाम। अरे नाम बता दिए पगलोल का, तीनों वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछेगा, हमारा से देर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। इसका पूरा प्रोसेस को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? बताइए। अल्टमैन, तो माइटोकांड्रिया की खोज किया था। अल्टमैन तो माइटोकांड्रिया की खोज किया था। क्रेब्स, वेरी गुड। आतिश कुमार, क्रेब्स ने खोजा था। वेरी गुड, क्रेब्स ने खोजा था। इसीलिए इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। ये जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तभी बताते हैं माइटोकांड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो क्रेब्स साइकिल से बनती है। क्रेब्स ने इसकी खोज किया था, क्रेब्स ने खोज किया था, क्रेब्स। तो क्रेब्स साइकिल और EMP पाथवे समझ में आ गया? और किसी का क्या डाउट है भाई? इसे सूरज वैज्ञानिक होगा, नमवा के पीछे कालिए पढ़ा से। एम्बेडेन था, मेयर हाफ था, परनास। एम्बेडेन, मेयर हाफ और परनास। क्या नाम याद रखेगा इसका? इसका नाम एम्बेडेन, मेयर हाफ, परनास। नाम याद हो जाएगा? अगर कर रहे चुपचाप यही याद रख लो।
एम्बेडेड मेयर हाफ और परनास लिख लियो। बकलोल कहीं का देखता है कि ये सब यादें ना हो रहा है तो खकोर खकोर के पूछ लेके ससुराल कहाँ था। एम्बेडेड मेयर ऑफ परनास, इस सारे के नाम का पहला अक्षर ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस को दर्शाता है और क्रेब साइकिल जो है वो पायरुविक एसिड को तोड़ने को दर्शाता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हो गया? किसी को दिक्कत? एक तो करा अरे ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? अरे बबुआ इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। और जब ये प्रोसेस चलता है ना तो हम लोग को बड़ी भयानक नींद आता है। इसलिए जब खाना खाएंगे ना तो जैसे खाना खाएंगे तो खाना खाने के 1 से 2 घंटा के अंदर, यानी अगर आपने दोपहर में 1 बजे खाना खाया है तो 1 से 3 के बीच में बड़ी भयानक नींद आएगा, क्योंकि पूरा कोशिका आपके शरीर में, क्योंकि पूरा शरीर पूरी हर जगह कोशिका भरी हुई है। ये कोई एक जगह तो हो नहीं रहा है, पूरे कोशिका में ही दोनों चीज हो रहा है, ईएमपी पाथवे उसके बाद क्रेब साइकिल। तो 2 घंटा तक ये पूरा कांड करते रहते हैं, हमारे शरीर के कोना कोना में ये घटना हो रही थी। इसलिए 2 घंटा तक आदमी मनुआइल रहता है। देखते हुए कोनो जरा सूत रहा है, कोनो कुछ कर रहा है आराम से, ऐसे समझ में आ गया कि नहीं? इंटरनल रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है तो बोलिए। आप अपने अगल बगल पड़ोस के मोहल्ले के लड़कों से कहा कि हमसे सवाल पूछ, धड़ाधड़ सवाल पूछेगा। चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं, हम खुद ही जवाब देते हैं और आप समझिएगा कि आपको अपने आप से कैसे पढ़ाई करना है। देखो बउआ मेरी ओर ध्यान से देखो, किसी का कोई सवाल नहीं। अरे आज से क्लास स्टार्ट हुआ यार। सर 4 गो एटीपी कहाँ से आता है? देखो बउआ ये 4 एटीपी जो है ना ये कोशिका द्रव खुद बनाती है ताकि वो ग्लाइकोलाइसिस को कर सके। ये 4 एटीपी यहीं पर बनता है ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके। ये यहीं पर बनता है जिसमें से 2 बच जाता है। देखो रिवाइज कैसे कीजिएगा, मेरी ओर ध्यान से समझिए। आंख बंद करेंगे, मेरी ओर ध्यान से सब लोग का आंख बंद होना चाहिए और सोचेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है। 2 टाइप का बाह्य श्वसन, उसमें तो सिंपल है, नासाछिद, नासाकपट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियली खत्म हो गया। फेफड़े तक में बाह्य श्वसन हो गया। एल्वियली से ब्लड जाएगा, हीमोग्लोबिन लेके किसी कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देगा। अब चालू करते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है, इससे हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा लेते हैं। बाह्य श्वसन से हम ऊर्जा न लेकर सांस लेते हैं। कोरोना में बाह्य श्वसन डिफेक्टेड हो जाता है। आंतरिक श्वसन 2 टाइप का होता है, अनऑक्सी और ऑक्सी। अनऑक्सी को इंग्लिश में कहते हैं एनारोबिक, इसे कहते हैं एरोबिक। अनऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में ये अनऑक्सी श्वसन होता है। जो भोजन से ग्लूकोज मिला है ये कोशिका द्रव में आता है और इसे तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। इसे तोड़ने के लिए 4 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलाइसिस की तरह ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है। यहाँ जो बने हैं 4 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, उसमें से 2 ही खर्च होते हैं, 2 बच जाते हैं। इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। यहीं पर अनऑक्सी श्वसन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सी श्वसन, एरोबिक श्वसन को, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके लिए हमें मेन प्रोसेस है पायरुविक एसिड को तोड़ना, न कि ग्लूकोज को तोड़ना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज ऑलरेडी पायरुविक एसिड में टूट चुका है। अब पायरुविक एसिड जो होता है उसको तोड़ते हैं। एक पायरुविक एसिड से 18 एटीपी, दूसरे पायरुविक एसिड से भी 18 एटीपी, 18 18 36 एटीपी। 2 एटीपी कम पड़ते हैं। जो इधर जो 2 एटीपी गेन हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, जो 2 एटीपी का लाभ हुआ था वो आके यहाँ जुड़ जाता है। टोटल 18 38 एटीपी हो जाते हैं, जिससे हमें ग्लूकोज मिल जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इधर वाले साइकिल को कहते हैं क्रेब साइकिल, इधर वाले साइकिल को कहते हैं ईएमपी पाथवे, और हमें इस प्रकार ऊर्जा मिल जाती है। कंप्लीट हो गया? रेलवे बैच का टाइम बढ़ा देंगे। चलो भाई हो गया ये ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। अब आगे बढ़ा देते हैं। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका मेन मकसद क्या होता है आप बताइए? इसका मकसद क्या है? सांस लेना या एनर्जी बनाना? इसका मतलब क्या है? सांस लेना या ऊर्जा निर्माण? इसका मेन मकसद क्या है? सांस लेना या एनर्जी निर्माण? सांस लेना तो ये है काम एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल श्वसन का काम है। इसका काम नहीं है, इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना। इसका काम ऊर्जा निर्माण। हम आपसे कहते हैं 3 ऑप्शन देते हैं। एक देते हैं आपको ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन देते हैं फैट, फैट मतलब वसा, चर्बी, और तीसरा ऑप्शन देते हैं प्रोटीन। इसमें से सबसे आसानी से किसका श्वसन हो सकता है? इसका आंतरिक श्वसन आपको भी बता दिया। श्वसन, आंतरिक श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं है, पढ़ा दिया, थूर देंगे अगर नौटंकी करेगा लोग। इनमें से सबसे इजीली इंटरनल रेस्पिरेशन किसका होगा? मतलब आंतरिक श्वसन सबसे इजीली किसका होगा? 1 2 3 में किसका होगा? हाँ ग्लूकोज का होगा। इजीली होगा क्योंकि ग्लूकोज में कुछ करना नहीं है, इसको ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड को तोड़ देंगे, क्रेब साइकिल में हो गया। उसके बाद किसका होगा? फैट का होगा, क्योंकि फैट का आंतरिक श्वसन होगा ही नहीं। पहले तो इस ससुरा को तोड़ के ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। उसके बाद ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस। सबसे मुश्किल से किसका श्वसन होगा? तो प्रोटीन का होगा। तो देखिए श्वसनीय पदार्थ, क्वेश्चन पूछेगा श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ मतलब जो ऊर्जा दे सकते हैं। तो सबसे इजीली श्वसन किसका हो सकता है? ग्लूकोज का। उसके बाद किसका होता है? फैट का। उसके बाद किसका होता है? प्रोटीन का। आपको ही पता है कि सबसे मुश्किल से प्रोटीन ही पचता है। पेप्सिन पेट में पचेगा, ट्रिप्सिन, फिर इरेप्सिन, 3 चाहिए। सबसे मुश्किल से श्वसन किसका होता है? प्रोटीन का। समझ में आ गया? श्वसनीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, वैसे पार्टिकल्स जो हमें एनर्जी देते हैं, उन्हें हम श्वसनीय पदार्थ, रेस्पिरेटरी पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। क्या बाह्य श्वसन से हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। बाह्य श्वसन से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन चैप्टर। किसी को दिक्कत तो पूछा जाए, चाहे आपको ग्लाइकोलाइसिस में दिक्कत हो,
या फिर आपको ईएमपी पाथवे में दिक्कत हो, किसी में दिक्कत हो तो पूछा जाए। जल्दी पूछ लीजिए, फिर हम हिस्ट्री के बैच को मतलब अपडेट मारेंगे। कल से हिस्ट्री ले लेंगे, मैप होगा, जस्ट आधा घंटा गैप करके मैप का क्लास होगा। और हिस्ट्री वाला थोड़ा रिपेयर अभी जस्ट कर देते हैं ताकि कल से कोई दिक्कत ना आए, और ज्योग्राफी वाला भी रिकवर कर देंगे। आज 2 क्लास होगा, कल से टोटल क्लास चालू हो जाएगा। सॉरी इतना दिन जो गैप रह गया यार, हम भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आप भी समझिए, मेरा भी प्रॉब्लम। किसी को डाउट है तो पूछे। डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बच सकता है, डायरेक्ट नहीं बच सकता है ग्लूकोज, क्योंकि जो ग्लूकोज बाहर चाहिए वो हमारी कोशिकाओं में ठूस के कैसे घुसा सकते हैं, रोटी को ठूस के कैसे शरीर में घुसा सकते हैं, उससे जो ग्लूकोज निकलेगा उसको तोड़ के हम अपने मन मुताबिक न करेंगे। आप डायरेक्ट आटा खा सकते हैं नहीं ना। आप क्या करते हैं, आटा और रोटी में बहुत का अंतर थोड़ी है, कुछ भी तो अंतर नहीं है यार। आटा में पहले पानी मिला के उसको सानते हैं, फिर तावा पे उसी पानी को उड़ा देते हैं और खा लेते हैं। आटा और रोटी में क्या डिफरेंस? आप आटा सानते हैं पानी डाल के, उसको गोल गोल रोटी बना के फिर उसी पानी को उड़ा देते हैं और कहते हैं कि रोटी पच गई, आटा खराब हो जाएगा। चावल में और भात में क्या दिक्कत है? चावल में पानी मिला के कुकर सीटी देके उसी पानी को उड़ाते हैं, मार निकालते हैं, चावल फाड़ कर फैला देते हैं, फिर खा लेते हैं। समझ रहा है? डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। नहीं, ज्योग्राफी भी आज नहीं हो पाएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री आज नहीं होगा, कल से सारा बैच हो जाएगा। आज 2, कल से 4 हो। यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं आ रहा। हाँ बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या बोले आपको। ठीक है, अब कल मिलेंगे, क्योंकि आप अपने भैया भाभी को इन्फॉर्म कर देंगे लोग कि आज 2 क्लास होगा, मतलब आज मैप वाला होगा। वो जितना मैप का क्लास है, कितने बजे मैप है? चलिए वो मैप का क्लास हम देख लेंगे, ठीक है। अब क्लास आपका नागा नहीं होंगे, आपका हम रिकवर करा देंगे बाबू। देखिए हमारी भी मजबूरी थी, इतना ना कोरोना पेशेंट देख लिए थे, मन अजीब हो गया। सबको दिलाना भी जरूरी है, तब एकदम घट जाएगा। जब पेशेंट एकदम लास्ट पोजीशन पे आ जाता था, तब लड़का हमसे कहता था सर वेंटिलेटर दिला दीजिए, रेमडेसिविर दिला दीजिए, ये दिला दीजिए। तो हमारा डॉक्टर कह रहा था सबकी सर कुछ रेमडेसिविर का इंतजाम हो जाएगा, कुछ दे रहते हैं, इसलिए आपका क्लास नहीं ले पा रहे। इसी बीच में हम भी इन्फेक्टेड हो गए, तो खुद को आइसोलेशन में डालना पड़ जाता है ना। आप अपना ऑक्सीजन लेवल फिलहाल नाप के रखिए, अभी हम रिस्क के बाहर हैं। देखिए ये ऑक्सीमीटर है, हम दिखा देते हैं आपको अपना ऑक्सीजन लेवल। देखिए अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 है, दिख रहा है? अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल है 97, 98 हो गया, ठीक है, अभी ठीक ठाक है हम। अभी ठीक हो गया। तो हमेशा पासे में रखना पड़ता है। हार्ट बीट 72 है, बीपी बहुत कम है अभी, होना चाहिए इसको, मतलब ये पल्स रेट होना चाहिए 100 के आसपास, 72 है। देखो नीचे पीआर लिखा है, पल्स रेट, हालांकि वो ठीक है, 72 भी खराब नहीं है, 77 भी नहीं, उसको होना चाहिए लगभग 100 के आसपास, 90-100 के बीच में, थोड़ा सा नीचे है, ठीक हो जाएगा। आप जिसको कोरोना का डाउट है उसको ये सब लेकर रहिएगा। होम आइसोलेशन में आदमी रहता है तो सब ले होकर रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब लेके बैठे रहते थे। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आपका हार्ट वगैरह पढ़ाएंगे, जिसमें हृदय वगैरह के बारे में बताएंगे। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। आपको दोपहर तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब 10 बजे मैप में क्या चल रहा था तो पता कर देंगे, 10 बजे वाला मैप पढ़ा देंगे। उसके बाद 11 बजे आपको नोटिफिकेशन डाल देंगे, आपका आज का क्या क्या क्लास चलेगा। उसके बाद कल से आपको नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, सारे क्लास चलेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया होगा, पीडीएफ डाल देंगे।